झाला का नाम लेता हुआ सम्मानित मंच, जो कि टाइम बहुत थोड़ा है और मेरी गुजारिश है नाने वाले मेरे वीरों मेरी गुजारिश है नारा उस वेले लगाना मैं लगाऊंगा जिस वेले दूसरे की गल भी थोड़ी सुनकर फिर नारा लाओ। और सम्मानित मंच समय कम होने के कारण सारे का नाम लेना जरा मुश्किल है। सम्मानित मंच, सम्मानित जनता, मेरे प्रेसवीर और जितने भी मुलाजिम जहां पर बैठे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं, खास करके महिलाओं का। दोस्तों, आज लड़ाई जड़ी है, ये लड़ाई क्यों आई है और ये लड़ाई जड़ी है एक पासा धन वाला है, एक पासा जन वाला है। और मैं तो आज एक नारा देना चाहता है कि जन वाला हर हाथ ऊपर उठना चाहिए है। जब हाथ लहराएगा, मेरा क्या, जब हाथ लहराएगा तब आप हाथ उठा के बोलेंगे, तब होश ठिकाने आएगा। जब हाथ लहराएगा, जब हाथ लहराएगा। तो दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे भैनों, आज मैं थोड़े अगे एक ही गुजारिश करना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश के विच जिस तरीके के नाल बीजेपी की जिहड़े लोग है और दिल्ली की सरकार है जिहड़ी, उन जिस तरीके के नाल हिमाचल प्रदेश के विच नंगा नाच किया और पैसे का धन बल का प्रयोग किया और विधायकों को खरीदा, और उस वेले जयराम जी ने एक गल कही कि हुण इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन समय बदलिया, 2-4 घंटे बाद जो वक्त है बदल गया। जो हाहाकार नहीं मचाया, सरकार दोबारा स्टेबल हुई, 6 जने बाकी बात किए और उसके बाद भगवान ने जरा उन्होंने जवाब दिता कि जिस वेले हंकारी कोई हो जाता है उसका जवाब उन्होंने नाल ही मिल जाता है। वो तो भगवान ने उस वेले जवाब दे दिता, भगवान ने साड़ी रक्षा की थी। लेकिन हुण अगला जवाब तुसी 6 ਦੀਆਂ 6 सीटां जित के इस जनबल ने देना है, उस जनबल के खिलाफ। दोस्तों, मैं आज दोनों पूछना चाहता है, एक पासा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार और सरकार जी सरकार जिहड़े बच्चे जिन्हों के मां बाप नहीं है उन्होंने माई बाप बनी है सरकार, उन्होंने सारा खर्चा करके अगर जिन्होंने मां बाप नहीं है अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता तो उसकी डॉक्टर तक की पढ़ाई भी वो सरकार करूगी। पासा वो सरकार है, वो सोच है। दूजे पासे वो सोच है कि साड़ी अगर जनता ने सरकार नहीं बनाई तो असं पैसे के दम से खरीद लवांगे, ये सोच है। एक पासा वो सरकार जिन ओपीएस दिता, अपना वादा पूरा किया, सरकार है जिन 1500 की नोटिफिकेशन जिन्हें निकाली और नोटिफिकेशन 1500 मिल भी गए। जिस वेले बाकी जगह महिला को पैसे देने की बारी आई तो यह चुनाव लड़ने जाकर इन्होंने जी 1500 रुपए सरकार ने दिते थे उन्होंने रुकाने की कोशिश की। एक पासा वो सरकार है। ये बीजेपी के लोग इन्होंने पास विधायक खरीदने में पैसे है, लेकिन अगर महिला को 1500 रुपए देइए तो उसकी तकलीफ होती है। इन्होंने आपके संसद जो इमरान खान है उन्होंने संसद आवाज नहीं उठाई, उन्होंने प्रधानमंत्री को आवाज नहीं उठाई कि इस प्रदेश के आपदा आई है, इस आपदा की कड़ी जो दिल्ली है वो हिमाचल प्रदेश की मदद करे। हिमाचल प्रदेश की मदद आपदा च नहीं की, लेकिन विधायक खरीदने अपनी मदद जरूर की है। तो दोस्तों, आज लड़ाई तुहाडे हाथ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना, ज्यादा बड़िया गल्लां नहीं करूंगा। मैं तो इको ही गल कहूंगा, एक पासा हिमाचल प्रदेश की जी कांग्रेस सरकार है उहदे सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री वर्गे 2 शेर बैठे हैं, और जब तक के शेर बैठे
बैठे हैं, इस हिमाचल प्रदेश की सरकार का बाहर भी बनता नहीं हो सकता। और दोस्तों, वक्त आ गया 1 जून को अपना मूल तो असं लेना ही लेना है। ਜਿਹੜੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, 4 ਦੇ 4 MP ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀ ਕੋ ਸਭਾ ਤੇ ਆਈ ਪੁਕਾਰ मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज वक्त है, जरूरत है हम सबको इकट्ठा रहने की। जिस व्यक्ति को भी टिकट मिले, कांग्रेसी, हर कांग्रेसी जो है वो उसके साथ चले। यही मेरी दिल की गहराइयों से आपसे बेनती है। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े आपके साथ स्वागत कर रहा हूँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को। वो आए और अपना संदेश हमें दें। मुकेश अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, श्री मुकेश अग्निहोत्री, आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, 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 मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि चुनाव जो होने जा रहे हैं उसका शुभारंभ आपके इस हल्के से करने जा रहे हैं। आपके बीच में विराजमान है हमारे विधानसभा में साथी विधायक श्री सुदर्शन बबलू जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे कुलदीप कुमार जी, हमारे सतपाल रायजादा जी, जो कि ऊना के पूर्व में विधायक रहे हैं, और आपके समक्ष मेरे साथी खड़े हुए हैं वरिंदर धर्मानी जी, वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विवेक शर्मा जी, जो कि आपकी कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, रंजीत सिंह राणा जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, राम आसरा शर्मा जी, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुटलैहड़। जब आपके लोकल विधायक ने पार्टी के साथ गद्दारी की तो उसमें बात आई, कहने लगे कि इस अध्यक्ष को भी निकाल देते हैं साथ के साथ ही। तो मैंने कहा वो तो सच्चा पक्का कांग्रेसी है, ये कहाँ पे आप उसका नाम ले रहे हैं। वो आज हमारे मंच पे विराजमान है और हम ऐसे नेताओं पे फख्र है जो कि कांग्रेस पार्टी का अलग जगाते हैं। विवेक मिंका जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है कुटलैहड़ हल्के के, विजय डोगरा जी स्पोक्स पर्सन है, देशराज गौतम जी सचिव है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अरुण पटियाल जी, इनका तो आपको पता ही है कुटलैहड़ के नेता है, सुमित शर्मा जी सेक्रेटरी पीसीसी, हमारे साथी
मंजीत डोगरा जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें विधायक रहे हैं, और मनकोटिया जी हमारे साथी, वो भी यहाँ पे मंच पर विराजमान है, कपिला जी विराजमान है, और एक लंबी लिस्ट है हमारे धर्मेंद्र पटियाल जी, सेक्रेटरी एचपीसीसी के हैं, फौजी साहब रविंद्र फौजी जी, और हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा यहाँ पे हैं उर्मिला जी, और राघव जी हमारे जिला के यूथ कांग्रेस के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं। बहुत से नेता मंच पर विराजमान है इस समय, और जो आज खास तौर पे ये जनता यहाँ पे आई है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जहाँ ऊना की इस पावन धरती पे हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, वहीं पे आप सबका भी हम अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ पे आए। और चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, और किन परिस्थितियों में ये चुनाव होने जा रहा है ये आप सबको मालूम है। और एक तरफ तो आजकल ये चल रहा था कि देश में आप देख रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। ये एक नया लोकतंत्र जो है देश में सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की एक सरकार जो 14 महीने पहले बनी, उस सरकार को गिराने की एक निर्णायक कोशिश हुई। सरकार गिराने की कोशिश हुई। हम 40 लोग जीत के कांग्रेस हाथ के निशान पे जो है शिमला पहुंचे। शिमला में 68 कुर्सियां लगी हुई हैं, 68 कुर्सियां शिमला में लगी हुई हैं एमएलए को बिठाने के लिए। हर हल्के से एक एमएलए जाता है, उसको कुर्सी मिलती है वहां शिमला में। और हम 40 लोग एक तरफ, 3 निर्दलीय और 25 लोग बीजेपी के। लेकिन सरकार गिराने का प्रयास हुआ और अब आपके सामने सारी स्थिति आ गई। जिन 9 लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की, उन सब 9 के 9 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी। अब आप बताओ, सरकार गिराने के पीछे कौन सी ताकत हिमाचल प्रदेश में काम कर रही थी? 9 लोगों को टिकट देने से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का प्रयास किया। जयराम बार बार कहते हैं, जयराम ठाकुर बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी थी। ये अंदरूनी लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। और आज उन 9 लोगों को टिकट दिया गया है। जो अब लड़ाई होने जा रही है, लड़ाई कांग्रेस में होगी और लड़ाई कांग्रेस के बागियों में होगी। भारतीय जनता पार्टी कहां पे? आप बताएं कि भाजपा का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है? जिन 6 सीटों का चुनाव का घोषणा हुई है, उन सब पे कांग्रेस के जो पूर्व में एमएलए रहे हैं वो लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस समय
विद्रोह होगा थोड़े दिन में, आपने देखना, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी सुन रही है। भाजपा के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी सुन रही है। बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, जिनको कहा गया है कि कांग्रेस से 9 मेहमान आए हैं, उनके लिए वोट मांगो। बंदर कवर नहीं तड़तड़ानो सत्य देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, ऊना में तो हम जीतने नहीं देते दोनों से। दो बंदी हो गए ऊना में, ना तो 4 जून का इंतजार है, ना तो 4 जून का इंतजार है, ना 1 जून का इंतजार है। नतीजा आज ही ले लो। मैं आपको कह के जा रहा हूं, अपने अपने मोबाइल पे फिट कर लो, अपने ये दोनों ऊना की सीटें, ये दोनों ऊना की सीटें, ये दोनों ऊना की सीटें, ये कांग्रेस पार्टी की सीटें, कांग्रेस की सीटें हैं। और कांग्रेस को और जयराम जी, एक मिनट, मैं जयराम जी का एक बयान सुन रहा था, उनका मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली में बनेगी, एक हिमाचल में बनेगी। जयराम जी, नींद में सपने लेने बंद कर दो, नींद में सपने मत लो। और यहां पे आज भी हम बहुमत में है। जयराम बताएं कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। कहां से हम अल्पमत में है? जब 68 की सरकार थी तो 40 हमारे थे, आज 62 की सरकार है तो 34 हमारे हैं। आज 62 की सरकार में 34 हमारे हैं। आपके पास 25 एमएलए है, हमारे पास 34 एमएलए हैं। हम 9 लोग जा रहे हैं। अगर कल दिन को अगर इंडिपेंडेंट निकल जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी बाहर हो गए, तो 59 का हाउस हो जाएगा। तब भी तुम 25 हो, हम 34 है। तुम्हें सरकार बनाने के लिए 68 के हाउस में 10 आदमियों की जरूरत है। इलेक्शन 9 पे हो रहा है, सीटें 10 चाहिए, 9 पे भी हो रहा है। और हम आज भी बहुमत में हैं, हम आज भी बहुमत में हैं। हमें अगर 68 का हाउस होगा तो हमें एक आदमी चाहिए। अरे एक तो हम गुटलैंड से ले जाएंगे, एक तो हम गुटलैंड से ले जाएंगे। देखो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी, ऊना के लोग कहते हैं कि, एक मिनट, ऊना के लोग कहते हैं कि शुक्र है कि
गगरेट में और पुटलैंड में 14 महीने में छुटकारा हो गया। छुटकारा जो है 14 महीने में हो गया। अब बाकी के जो 46 महीने हैं आपका बड़े प्यार से कटेंगे। बहुत दुनिया परेशान थी इन एमएलए से, विधायकों से। ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। आप कितनी बार आए आप बताते मुख्यमंत्री जी को? सब कुछ करवा के सारे ठेके ले गए, सारे ठेके ले लिए, सारे क्रशरों पे टैक्स लगे, हर तरफ लूट बची हुई थी। फिर कहते हमारी सुनवाई नहीं। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं 5वीं दफा का एमएलए। मैंने जी एमएलए एक बार बढ़ना जो है ना वही बड़ा औखा होता, और तुसी गवा लिया। इन्होंने ये लॉटरी बार बार नहीं लगनी हूं। जेडे कहते कि ऐसी दोबारा जनता के दरबार से जावांगे, ये जनता का तैयार बैठी है। और सीधी सीधी गल है दोस्तों, पता लग गया यार ये नाल तक खड़े है। ये बात क्या मैं मोदी जी चक्कर में इस करके बड़ा स्पष्ट है। और मैं स्पष्ट तौर पर दोनों कह रहे हैं, एक बार एमएलए बनना बड़ा औखा होगा। ये जेडे सोच रहे हैं कि ऐसी 14 महीने बाद दोबारा बढ़ जाना, ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जाना। कांग्रेस ने छक्का मारना, छक्का। और बॉल जी है बाउंड्री लाइन से इन्नी बार जाने किसी को नजर नहीं आने। वो बॉल नहीं लगनी, ये बॉल नहीं लगनी द्वारा। ये जनता है, सब कुछ जानती है। हिमाचल की जनता सब कुछ जान दी। और सीधा जेड़े कह रहे हैं कि ऐसी देश की सारे संसार की सारे से बड़ी पार्टी है, संसार की सारे से बड़ी पार्टी जेड़े कह रहे हैं उन्होंने 9 उम्मीदवार तक कांग्रेस से मंगाने पे, और एक मंडी से उम्मीदवार जरा मायानगरी से मंगानी पे। मायानगरी से मंगा रहे कंगड़ गुंगड़ तोड़ देंगे। देखो उन्होंने लोग जरा है कुछ हटके ही काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में रहोगे, मेरे अपने मुख्यमंत्री ये उगना वाले हैं, बड़े सीधे सीधे और पीछे तक तुम सारे बैठे हैं। दोस्तों बस इको ही लाइन याद रखनी, दे दे मेरा जो मर्जी है, छगड़े नहीं, बहुत छगड़े नहीं है।
मंत्री जी ने भी दसता, जे 2 बंदे उन्ने दे सरकार गिरा रहे थे तो 2 बंदे उन्ने दे सरकार बचा भी रहे। जिस वक्त इतिहास लिखा जाएगा, जिस वक्त इतिहास लिखा जाएगा कि कौन गिराने वाले थे, कौन बचाने वाले थे, तो मुकेश अग्निहोत्री और बाबू का नाम जरा है बचाने वाला दिशा में होगा, इतिहास लिखा जाएगा। मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, मेरे बावजूद भी मैं जाके सुखू सरकार में वोट पा के आया। सुदर्शन बाबू को अटैक होया था उस दिन, और डॉक्टर ने कहा कि अपनी मर्जी से जाना था, चल जाओ। ने क्या मरना मंजूर है, वोट पाके आओ। तो सरकार तो ऐसी बचा ले, और सरकार में उन खतरा भी कोई नहीं रहा। पर जेडे 6 अनसीट हो गए इन्होंने क्या हो, जेडे 6 चले गए, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इन्हें सोचा था कि वोट खिलाफ पाने की गल मुकदी हुई, इन्होंने नहीं पता था कि एमएलएशिप भी जानी है। और 6 की एमएलएशिप चले गई। ਹੁਣ 3 होर नारे लाया करते शिमले जाके साडा अस्तीफा मंजूर करो, भी करेंगे मंजूर, लेकिन भी होना ऐसा ही है, होना भी ऐसा ही है कुछ। देखो ऐसे नहीं कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे कि भाई अपने बंदे अपने को रखो, सानू नौकरियां नहीं चाहिए, ऐसे थोड़े कह रहे, इधर बीजेपी वाले कह रहे। तब इस करके मैं तुहानू सारे ये कहना चाह रहा कि चुनाव आगे पूरे दिल के नाल मुख्यमंत्री जी किथे दे है, मुख्यमंत्री किथे दे है, एमपी किथे दा होना चाहिए, एमपी का उन्ने का होना चाहिए, मुख्यमंत्री हमीरपुर का है। ऐसा है, एक कहना मंडा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री भी उठे का और एमपी भी उठे का, नहीं होना, एमपी उठे का होना, एमपी उठे का और ये उड़ने वाले अपने के आ गए, ये उड़ने वाले अपने के आ गए। एमपी बनाना अपना के नहीं बनाना, खड़े होके दसो, खड़े होके दसो। लोगों को गल भी सरकार जाने वर्गे नहीं समझ आती। इस करके ऐसी तरह मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं, तुसी आए थोड़ा स्वागत है। तुसी कांग्रेस सरकार का वायदा था कि सारे कर्मचारियों को जोड़ा है ऐसी पेंशन का अधिकार देना, तुसी 1,36,000 कर्मचारियों को पहली कैबिनेट के अंदर पेंशन का अधिकार देता। और ऐसा कोई नाशुक्रा कर्मचारी हिमाचल है नहीं जरा सानू वोट नहीं पाएगा, ऐसा कोई नाशुक्रा नहीं, क्योंकि इन्होंने पता है एक पासे बीजेपी थी, एक पासे बीजेपी थी। सुनो यार, थोड़े इन्हें खूबसूरत बात है,
और कर्मचारी एक तरफ बीजेपी ने किया ऐसी तो पेंशन नहीं दे रही, एक पासे साडी सरकार के मुख्यमंत्री जी इतने बैठे हैं, पहली कैबिनेट किया तो पेंशन दे रही और ऐसी पेंशन दी और लोगों को मिलनी शुरू हो गई। और जे तुसी कांग्रेस की सरकार का साथ ना दिता, कांग्रेस के MP नहीं बनाए, इन्होंने ते पेंशन का अधिकार खो लेना। तो इस करके सारे एकजुट हो जाओ। दूजा हुई कंगना जी आए, ये कह रहे महिला की इज्जत करना सीखो, लगातार कह रहे भाई जिस दिन साडी सरकार ने महिला को 1500 रुपए लगाने का ऐलान किया, कैबिनेट पास किया और ये क्या कि हिमाचल की हर लेडी को जी 18 साल के ऊपर है उन्होंने 1500 रुपए देने, जयराम जी अपनी पूरी टीम लैके इलेक्शन कमीशन को जाके कि इन्होंने लोगों को 1500 रुपए देने। और साढ़े का आई में है, अगले दिन दिया गया साढ़े का ऐसी का इलेक्शन कमीशन के को जा रहे कि महिला को 1500 रुपए ना देंगे, ये साडी सरकार का वायदा है 1500 रुपए दोनों मिलने। और ये इलेक्शन कमीशन ने साडी गल मान ली, 30 अप्रैल को मिलने शुरू हो जाए, नहीं तो जो है जून महीने का मिल जाए। लेकिन इन्हों का पूरा चेहरा साफ हो गया कि ये है कि चीज है, ये बंदे कौन है और बंदे है थोका जटने वाले सारा आग्रह है। चुनाव की पहली मीटिंग इतने हो गई है, पूरी सही होनी चाहिए, पूरी बिल्कुल सही होनी चाहिए पूरा गेड़ा देना जी गेड़ा। और मुख्यमंत्री जी को मैं कह रहे क्रीज से बाहर आके पूरी छक के बॉल मारो ताकि छक्का निकले। राज की किसी नेता ने ना हो सकती, लेकिन तुसी सरकार कराते आ जाओ, तुसी लोकतंत्र की हत्या कर दो, ये नहीं हो सकता। इस करके ऐसी सारे ने मिलकर थोड़े घर भी पहुंचाएंगे, लेकिन तुसी असली और नकली का पहचान कर लेना, सोना गिरा है पित्तल गिरा है तुम पता होना और बहुत सारे बहुत विद्यार्थी भी आए हैं, बहुत विद्यार्थी आए हैं, सानू नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने भोग चुके हैं सारे भी अपने अपने सोच या मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहते हैं, कुछ जी अपनी फोटो दिखाना चाह रहे हैं, काशी अपना दिखाना चाह रहे हैं। राकेश कुमार अबू जी भी है, सानू पता है आशमी ठाकुर भी सच्चा पक्का कांग्रेसी है, सानू पता है राकेश सानू पता बुलेटिया जी भी पक्के कांग्रेसी है, सारे सानू पता है। लेकिन टिकट एक देखो 4 दिन बाद चक्का पुखा करके चल पे सारे ने इको ही है, जिन्हों भी तय हो जाएगा दिल्ली से सारे की गल रखी जाएगी, सारे की गल रखी जाएगी। लेकिन सारे ने इकट्ठे होकर चलना। कांग्रेस पार्टी की सरकार जी अगे 46 महीने चलनी है, और जिले वास्ते कम करेगी। हमीरपुर जिले के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और सरकार गिरान की साजिश हुई, मित्रों बख्शने नहीं, जो बंदी हो जाए। और मंच पे बैठे सारे नेता लोगों ने सारा यही कहना, कांग्रेस का खून साबित करो कि कांग्रेसी किस तरह एकजुट होकर इस निर्णायक लड़ाई में एकजुट है। ये लड़ाई सिर्फ एक MLA बनाने की नहीं है, ये लड़ाई है कि जी सारी सरकार गिराने की कोशिश हुई, पूरा जवाब देना है।
बाकी तो मुख्यमंत्री जी ने सुनाना क्या क्या होया, कि होटल से गया, कि हेलीकॉप्टर से गया, कि बिल दिता और कि CRPF लगी है, कि एस्कॉर्ट लगे है, वो तो सारा मुख्यमंत्री जी सुनाएंगे। जिस तरह ला के 100 तक जाने ज्यादा चंगी सुना सकते, लेकिन मैं बिल्कुल जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी पब्लिक हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले साथ में सिर्फ कांग्रेस देना, अगले साथ में सिर्फ कांग्रेस देना, सारे साडा साथ दियो, साथ देओगे तुसी साडा सारे। जाने उन्हें सरकार रजाता इन्हों का एक्स्ट्रा ख्याल करना है। ये मारी मोटी की भाई बहुत जगह तक कसर रह गई तो इतों ही ठप के भेज रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने जो संदेश दिया है, मैं एक बात ये कह दूं आज इस मंच के माध्यम से कि भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाई मुकेश अग्निहोत्री की जुगलबंदी ने पूरे देश में ये बता दिया है कि अगर ये दो व्यक्ति जिस कर्मठता के साथ आज आगे बढ़े हैं, पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है और हिमाचल से एक छक्का और एक चौका ये दोनों ही अपने बाउंड्री के पार कर रहे हैं। और मैं बड़े अदब के साथ हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ होनहार मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपना संदेश हमें दे, अपना आशीर्वाद हमें दे। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल सरकार ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पहली बार उप मुख्यमंत्री मेरे साथी, मेरे बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हमारे चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बब्दू जी, ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विवेक शर्मा जी, हमारे रंजीत राणा जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, राम आसरा शर्मा जी जो प्रेसिडेंट उपलैंड के अध्यक्ष है, हमारे वीरेंद्र धर्मानी जी जो पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, NSU के वो स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे विवेक मिक्का जी, विजय डोगरा जी, अरुण पटियाल जी, देशराज गौतम जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, देशराज गौतम जी सेक्रेटरी हैं, नरेंद्र पटियाल जी, कर्नल नरेंद्र पटियाल जी हमारे सेक्रेटरी है, परवीन दुआ जी, रविंदर फौजी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ज्ञानचंद शर्मा जी एक्स प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, केसी शर्मा जी, राघव ठाकुर DYC प्रेसिडेंट, मेहर सिंह चौधरी एक्स जिला परिषद, महेंद्र सिंह वाइस प्रेसिडेंट DCC, लेखराज भारती जी कन्वीनर SC डिपार्टमेंट HPCC, उर्मिल शर्मा जी जो कि प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, मनीष बैंस जी, दौलत राम जी, तरसेम लाल सोहता जी, मीना शर्मा जी, सुमित जी, सब लोग हमारे दूर दराज क्षेत्र से आए के प्रबुद्ध जनता, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 35 साल कांग्रेस की राजनीति में रहकर छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि एक आपकी तरह परिवार का कोई लड़का, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और जब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, हम दो लोगों ने शपथ ग्रहण की। हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बना। हम दोनों ने साथ मिलकर हिमाचल में आम लोगों तक पहुंच बचाने के लिए योजना बनानी स्टार्ट की। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाते हैं, सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर मैं 35 साल तक 17 साल की उम्र से आज मैं 60 साल की उम्र तक पहुंचा हूं, सिर्फ एक सोच के साथ पहुंचा कि हमेशा मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आम आदमी की आवाज बनूं, गरीब आदमी की आवाज बनूं, किसान की आवाज बनूं। और मेरा क्या दायित्व था, मैंने उसको रेखांकित किया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं समाज के उन लोगों के पास पहुंचा जिनकी कोई आवाज नहीं थी। मैं उस बालिका आश्रम में गया जहां बेटियां अपनी माता को खो चुकी थी, अपने पिता को खो चुकी थी। उनका मैंने भाव देखा, उनके रहन सहन का तरीका देखा। वो मेरे पास कोई सिफारिश लेके नहीं आई थी। मैं गया और आने के बाद जब मैंने बैठक की, मैंने कहा कि जो बेटियां और जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उनको हिमाचल सरकार को सहारा देना चाहिए। और अक्टूबर में हमने उनके लिए एक योजना लाई। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया कि जो बच्चा पैदा होते हुए अगर अनाथ हो जाता है या बीच में किसी दुर्घटना में उसके माता पिता के देहांत हो जाता है तो उसका सारा खर्चा 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। और हमने मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना लाई, जिसमें उन अनाथ बच्चों को आय की सीमा नहीं रखी। वो अनाथ आश्रम में रहता है या अपने चाचा जी के पास रहता है, अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास रहता है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके हॉस्टल का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके कपड़ों का खर्चा सरकार उठाएगी और हर महीने पॉकेट मनी 4000 रुपया सरकार देगी। जब कोई योजना सोच के साथ धरातल पर मिलती है और उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होती। उस योजना से आज 4000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। मैं 15 महीने की सरकार के कार्यकाल की आपको योजनाएं बता रहा हूं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी दोनों बैठे हुए थे। हमारे पास अधिकारी आए और अधिकारियों ने लेखा जोखा रखा कि आज प्रदेश की इतनी बुरी आर्थिक स्थिति है कि अगले महीने का जो खर्चा है सरकारी कर्मचारियों को पे देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने मुकेश जी की तरफ देखा, मुकेश जी ने मेरी तरफ देखा और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हमें इस आर्थिक चुनौती से निपटना है। मैं और मुकेश जी 1 महीना रात दिन बैठकर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, ये सोच रहे थे कि जो हमने वादे किए वो कैसे पूरे करने हैं। और हमने तरीका निकाला। पहली कैबिनेट हुई, हमने वादा किया था सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कि पहली ही कैबिनेट में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बाद भी
हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से निवारा। और यही नहीं, ऐसा ही राजस्थान सरकार ने भी किया जहां हमारी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया। हमारी सरकार ने कहा, हम पर भी केंद्र से दबाव डाला। मैंने कहा कि हम केंद्र के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमने कहा, मैं एक कर्मचारी का बेटा हूं, मेरी मां भी आज 80 साल की उम्र पार कर चुकी है। उसको मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने जो उसमें सरकार में काम किया है उसके आधार पर उनको पेंशन मिलती है। जब कभी मैं जाता हूं, अपनी अंदरली जेब से कुछ 500 रुपया निकालकर आज भी मुझे देती है। कहती है, ये मेरी स्वाभिमान है कि मेरे आपके पति या मेरे आपके पिता ने मेरे लिए पेंशन छोड़ी है। उस दबाव के बाद भी हमने उन सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तबाही का ऐसा मंजर था, हर जगह हर जिला में त्राही त्राही थी। पूरे जिला हेडक्वार्टर से मेरे पास रोज खबरें आती थी, आज इतने लोगों के मकान बह गए, आज इतनी पानी की योजनाएं बह गई, हर जगह सड़कें तबाह हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। जुलाई का महीना था, कुल्लू में भयंकर तबाही आई। मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी कुल्लू में 3 दिन तक डेरा जमाए रखे। 75,000 पूरे देश के पर्यटक उस तराई में फंसे हुए थे। उनकी 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। कुल्लू में पानी की योजना 48 घंटे से नहीं चल रही थी, बिजली नहीं थी। हर जगह कुल्लू निवासी हाथ पर हाथ पसार कर सरकार की तरफ देख रहे थे। हम लोग सड़कों में उतरे, हमने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं की। वो मुख्यमंत्री जी भी सड़कों पे उतरे और जो राहत उन लोगों को पहुंचानी थी, हमारे जो पर्यटक आए हुए थे उन लोगों को हमने राहत पहुंचाई। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की और शांता कुमार जी ने भी हमारी सराहना की। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई अराजकता का माहौल पैदा नहीं किया। उसके बाद हर जगह में आ गया, हर जगह मुझे जाने का मौका मिला। जिसका घर उजड़ जाता है, आप जानते हैं उसके दिल पर क्या बीतती है। हर जगह जाकर परिवार के लोग मेरे साथ गले मिलकर रोते थे, माताएं रोती थी, बहनें रोती थी। बड़ी मुश्किल से एक पाई जोड़कर हमने अपना पक्का घर बनाया। एक रात पहले हम परिवार के साथ मिलकर यहाँ खाना खा रहे थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रात को इतनी तेज बारिश आएगी। सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। एक पीने का गिलास भी उस बाढ़ में, उस तबाही में तबाह हो गया। वो कहने लगे कि अब हमारा को कौन बचाएगा। मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, रात के 12 बजे तक मंत्रिमंडल के साथ मुकेश जी हम चर्चा करते थे। नियम बताए जाते थे। आप भी पता होगा, जो पंचायत प्रधान है या जो पंचायतों के प्रतिनिधि है, कि घर बनाने के लिए भारत सरकार भी, चाहे पीएम आवास योजना है, 1,30,000 और 1,50,000 रुपया देती है। मैंने उस समय पूछा कि 1,50,000 में घर कैसे बनेगा, क्योंकि हम भी उन्हीं परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा घर तो नहीं बनेगा, पर हम तो यही राहत दे सकते हैं। और ये राहत देते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हम अब नियम ऐसे है, कानून ऐसे है। हमने कहा ये आम व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। आम परिवार के घर 22,000 लोग, 22,000 परिवार बर्बाद हो गए हैं। इन घरों को बसाने का दायित्व हमारी सरकार के है। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए।
और भारत सरकार ने हमें उस आपदा में एक भी पैसे की राहत नहीं दी, एक भी पैसे की राहत नहीं दी। और मैंने 1.5 लाख से बढ़ाकर वो राहत राशि 7 लाख रुपए कर दी। जिसकी पशु नहीं गया उसकी पशुशाला को भी हमने 55,000 रुपए दिए। हर एक परिवार को बसाने का कार्य हम दिन रात करते रहे। कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। मैं भारत सरकार के पास गया, भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला। मैंने गुहार लगाई, जिस तरह गुजरात में मदद दी जाती है, जिस तरह उत्तराखंड में मदद दी जाती है, आप हिमाचल प्रदेश को भी मदद कीजिए। मैं छोली बुलाकर उनसे मांगता रहा, लेकिन राहत के नाम पर कोई पैकेज नहीं मिला। मैंने उन सांसदों से भी पूछना चाहता हूं जो यहां से चुनकर जाते हैं, चुनने के बाद वो इतना भी हिम्मत नहीं रख सके, इतना भी हौसला नहीं रख सके कि देश के प्रधानमंत्री से मिलते, देश के गृह मंत्री से मिलते और कहते कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी है। कहीं भी जाओ तो भाई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई, हर घर उजड़ गया, पशुशालाएं उजड़ गई, पशु बह गए, लेकिन किसी भी सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिमाचल प्रदेश के 22,000 परिवारों को आपदा से राहत दिला सके। अब लड़ते रहे, अपने अपने संसाधनों से भ्रष्टाचार पर छोड़ करके 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, जिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश का समान विकास हुआ। हम लोग फिर उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि किसान और आम आदमी किस चीज से परेशान रहता है। मैं खुद भी परेशानी झेलता था। मैंने पाया कि जो पटवारी के पास हम तकसीम करवाने जाते हैं, कानूनों के पास डिमार्केशन करवाने जाते हैं, या हम म्यूटेशन का इंतकाल करवाने जाते हैं, इसमें भी लोगों को समस्याएं आती। और जब ये समस्याओं का समाधान करने की बात आई तो कानून आने आ रहा था। मैंने सबसे पहले राजस्व कानून में बदलाव किया। हम लोग पटवारी के पीछे घूमते रहते थे, तहसीलदार के पीछे घूमते रहते थे। हम जानते थे कि ये समस्या हमारे आम परिवार के लोगों को हमेशा होती है, और हमने राजस्व कानून में बदलाव किया, जिसके कारण 1 लाख म्यूटेशन और 7,000 तकसीम हुई। आज पटवारी आम लोगों को फोन करके बुलाता है कि आप आइए, अपना इंतकाल करवाइए, म्यूटेशन करवाइए। हम धीरे धीरे आर्थिक चुनौती का सामना करते हुए, आपदा की चुनौती का सामना करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को 20% की वृद्धि के रूप में आगे लाए। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और हम दूसरा बजट बनाने वाले थे। दूसरे बजट में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो आम जनता से जुड़ा बजट है, उस बजट पास करने में ये लोग अड़चने पैदा करेंगे। 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ। आपके क्षेत्र के विधायक बार बार मेरे पास आ रहे थे, खाना भी खा रहे थे, हर चीज का स्वाद बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख की रात है, मनु सिंह जी ने डिनर दिया। हमने सोचा भी भाई ठीक है। मैंने कहा कि कल सुबह सब लोग आप वोट कांग्रेस के प्रत्याशी जो देश के नामी वकील है, देश के नामी वकील है, उनके पक्ष में करना। 26 तारीख को ब्रेक डिनर किया। मुकेश जी भी आए। मुकेश जी की पारिवारिक में जो घटना घटी, हम सब उसके शामिल थे, लेकिन इन्होंने पार्टी में आना सोचा। खाना खा रहे थे, सब लोग गए। 27 तारीख और 26 की रात में क्या गोलमोल हुआ। 27 तारीख को इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला, और वोट डालने के बाद विधानसभा सेशन चला हुआ था। हमें नहीं पता था। बबलू जी बीमार थे, कहते मैं आ रहा हूं, मेरे को जल्दी आप कोई कुछ इंतजाम कीजिए। इन्होंने अपने पैसे से अपना हेलीकॉप्टर का किराया दिया, ये आए, वोट डाला।
एकदम पता लगा कि 6 विधायक कंडा घाट क्रॉस कर गए। हमने पूछा कंडा घाट क्यों गए, हमको नहीं पता। कंडा घाट के लगे कि भागो भागो, हमको पता नहीं, रिजल्ट नहीं निकला। 4 बजे परिणाम आया तो 34 हमको पढ़े, 34 उसको पढ़े। हमें तब पता लगा कि भाई ये जो कह रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के कह रहे थे, वो सही निकला। इन 6 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाली, फिर भाग गए कंडा घाट। हमने सोचा पता नहीं अब गलती मान के अगले दिन बजट पास करना है। 28 तारीख को बजट पास होना था और उस बजट में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं थी। मैंने कहा हम कोई वादा 5 साल के लिए पूरा करने के लिए नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमने 15 लाख की बात नहीं की है, हमने 1500 की बात की है। हम 1500 अपनी महिलाओं को देंगे। उस बजट में जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उस बजट में 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सुविधा होगी वो सारी सरकार देगी। 4% डीए की किस्त सरकार देगी। बेचारे पुलिस के कर्मी होते हैं, 210 रुपए 7 रुपए उनको मिलते थे, 8 रुपए मिलते थे डाइट मनी के। मैंने उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए। फिर मनरेगा में हमारे मजदूर लगे होते हैं। मैं देखता था कि मनरेगा में जो हमारी माताएं हैं, भाई हैं, उनको जो असेसमेंट के बाद दिहाड़ी बहुत कम करती थी, मैंने उसमें सीधा बढ़ाकर 60 रुपए की बढ़ोतरी की। 300 रुपया मनरेगा के मजदूर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। किसान, जो किसान है, आज तक हिंदुस्तान में किसी ने गाय के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया, भैंस के दूध का मूल्य फिक्स नहीं किया किसी भी सरकार ने। हमने कहा 90% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं, हम जानते हैं गाय पालना कितना मुश्किल काम है, भैंस पालना कितना मुश्किल काम है। और मैंने गाय के दूध का रेट 45 रुपए फिक्स किया कि जो भी गाय उत्पादक होगा, पशु उत्पादक होगा, 45 रुपए लीटर उससे दूध सरकार खरीदेगी। और भैंस का 55 रुपए फिक्स किया, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। और जो गाय के गोबर से और भैंस के गोबर से गेहूं पैदा करेगा, वो गेहूं भी 40 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। मक्की 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। पहले तो अधिकारी इस बजट के बारे में सोच नहीं सके। मैंने कहा हम गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं जानता हूं कि क्या उन लोगों को देना है। 1,15,000 विधवा महिलाएं थी। 1,15,000 विधवा महिलाएं एकल नारी हिमाचल प्रदेश में है। उनके बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 1 लाख सवा लाख रुपए साल की फीस कहां से देगी, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। हमने इस बजट में 27 साल तक की उम्र की जिस भी विधवा माता या बहन का बच्चा डॉक्टरी करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, +2 के बाद से उसका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। ये योजना लेकर आए। ये अभी बजट पास होना है, ये बजट पास होना है। हमें बोला यार चलो, इन्होंने राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं होता, आप आएंगे और आकर आप कांग्रेस के पक्ष में, इस बजट के पक्ष में वोट डालेंगे। मेरे को बीजेपी वाले बार बार बोलते रहे कि अभी तो चुनाव होते नहीं, आप पिछले साल से प्रधानों का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, नगर पंचायत का भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों की मानदेय बढ़ा रहे हैं। हमने कहा हमने भ्रष्टाचार में लिप्त चोर दरबाजों को बंद किया है, 2200 करोड़ रुपया कमाया है। ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। 28 तारीख को आए 2 हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरे, ऊपर से, विधानसभा के ऊपर से। आवाज तो उसके पंखों की फड़फड़ करके आ जाती है। 2 हेलीकॉप्टर आए, CRPF की गाड़ियां आई, पुलिस आई, विधानसभा का गेट तोड़ने लगे। हम ऊपर बैठे हुए, मैं मुकेश जी, टीवी में न्यूज चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं
बजट का रिप्लाई बनाना होता है, जब बजट पास करते हैं उसका रिप्लाई होता है, मैं उसकी तैयारी कर रहा था। सब लोग बैठे कहते सारे चैनलों में मेरे को सब जगह से फोन आ गए। मैंने कहा मैंने क्यों इस्तीफा देना नहीं, बड़ी मुश्किल से 35 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ऐसे इस्तीफा दे दूंगा। और मैंने जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं, जयराम ठाकुर जी विधानसभा में कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, वो भगवान से भी बड़े हो गए, अब मुझे पता नहीं। वो कह रहे जी इस्तीफा दे दिया। मैं आया, मैंने कहा भगवान हमारे साथ है, हम अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम झूठ के सारे राजनीति नहीं करते। और 28 तारीख को ये आए, 9 आए, 6 की जगह 3 काम हुआ आए, हाजिरी लगाई, पैसों के लिए लगती हाजिरी, क्या होता है। हमने सोचा अंदर बैठेंगे, ये तो कांग्रेस के ही विधायक है, इनको वोट डालना पड़ेगा बजट में। और जैसे ही बजट मैंने पास होने के लिए रखा, पता लगा कि हेलीकॉप्टर फिर उड़ गए और उड़ गए। हमने बोला इन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है, और मैं आपको कह सकता हूं ये उड़कर पंचकुला के ललित होटल में चले गए। अब देखना ये है, अब देखना ये था कि इन्होंने वोट खिला क्यों डाला। हमने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे राज खुलने शुरू हुए। जो एमएलए आपका यहां भुट्टो, क्या नाम है उसका, उसको पूरी तरह कूटो। मतलब राजनीति में कूटने का मतलब है कि वोटों के माध्यम से कूटना है। आपने इतनी वोटें डालनी है ताकि उससे पता लग जाए कि किस तरह तुम बिक कर गए हैं। आपने अपना ईमान बेचा, आपने अपना ईमान बेचा। पहले मैं समझ नहीं पाया, मेरे पास आता था 5,000 रुपया की इकट्ठी चिट्ठियां मेरे को दे जाता था और बोलता था टेंडर के लिए फोन कर दो यहाँ एक्शन को। मैंने बोला टेंडर के लिए किस एक्शन को फोन करना, वो पीएमजी स्पाइल के है, आप इस एक्शन को बोल दो। मैंने किसने, वो भाई मेरे बहुत पैसे लगे हैं ना, मैंने पैसे में समझ ही नहीं पाया उसकी बात को। अब हमने क्या देखा, और सारे कागज इकट्ठे करके मेरे पीए के बाद मैं उन 50 कुटलाट के लोगों के कागज पढ़ता था। उसमें लिखा होता था शादी के लिए 5,000 दे दो। मैं पहले वो सेक्शन करता था, फिर अगले दिन सवेरे आके टेंडर के लिए फोन कर दो, आज एक रेशन में ये कर दो। 5-5 हजार रुपए मैंने कुटलाट के कई लोगों को सैंक्शन किए, मेडिकल के बिल कई लोगों के मैंने खुद सैंक्शन किए। आपका विधायक सिर्फ इकट्ठे करके मेरे पास दे जाता था, बोलता भी नहीं था। बोलता कार में सिर्फ ही था, इस एससी को फोन कर देना आपने। ये सत्य है। मेरे मन में उसमें भी बड़ा दुख होता था। हम लोग भी जिंदगी में राजनीति में 35 साल से 20 साल से तो मुझे भी एमएलए बनकर हो गया। ये कैसी लोग चुनकर आ गए। ये बेचारे बिट्टू ने 5 साल वहां काम किया, उसका फल ये उठा लिया। और एक बात सुन लो, जब हमारी खोजबीन चली, ये हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन दे रहा है, ये सीआरपीएफ आज उनके घर में लगी, क्या जरूरत है आपको। 1 महीना कहां थे आप, वो किस्त दूसरी नहीं मिली हुई थी, और किस्त दूसरी नहीं मिली। बीजेपी वालों ने भी 20 दिन तक इनको होटल में घुमाया रखा, सोचा कि ऐसे ही बाहर चले जाएंगे, खुले छोड़ दिए। फिर बोलते नहीं नहीं, वहां हमारे को जनता पूछेगी, क्योंकि हिमाचल देवभूमि की संस्कृति है, यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने ईमान को जिंदा रखता है। और हमने पाया खोजबीन के 15 करोड़ रुपया एक विधायक ने राज्यसभा में वोट करने के लिए, हमारी सरकार गिराने के लिए। ये हमारे पास प्रूफ है। जो लोग आपकी भावनाओं को बेचकर विधायक चुनकर जाते हैं, जो लोग आपके बोर्ड से नेता बनते हैं और अपने विधायकी को सरेआम नीलाम करते हैं, ऐसे विधायक को सबक सिखाने का वक्त आ गया। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? तो आप खड़े करके बताइए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आया है। हमने कभी नहीं कहा हम लोग राजनीति में अभी से नहीं है,
बचपन से राजनीति करते आ रहे हैं, स्पॉन्सर रहे हैं, लेकिन अपने ईमान को, चाहे हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन अपने ईमान को हमने कभी नहीं बेचा। ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, ये जब जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। भ्रष्टाचार से की हुई कमाई, भ्रष्टाचार से की हुई कमाई सब जनता की है, जो जनता में बंटनी चाहिए। जनता आम जनता की, आप लोगों की है। ये मत सोचिए कि हमको बीजेपी ने टिकट दे दिया, हम बीजेपी से चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं इनसे कि अब यहां आके भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। ये तो वो लोग हैं जो 15 लाख रुपया देने की बात करते थे, हम वो है जो 1500 रुपया देने की बात करते हैं। उस योजना को हमने लागू कर दिया। ये वो लोग हैं जो विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, आज उनकी छत्र छाया में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहूंगा, आंखों के सामने जब चीज नजर आ रही हो, 14 महीने में जो व्यक्ति बिक चुका हो, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, उस पार्टी के कार्यकर्ता और उस पार्टी की विचारधारा वाले भी, विश्वास रखने वाले, ऐसे व्यक्ति को कभी जीतने नहीं देंगे, उसकी जमानत तक जब्त करवाएंगे। ये वोट पार्टी की विचारधारा पर नहीं है, ये वोट उस गंदगी को राजनीति से हटाने के लिए है जो अपने आप को जीतकर राजनीतिक मंडी में बेचने के लिए खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सबक कौन सिखा सकता है? जनता सिखा सकती है। आप जनता है। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी ने जब ये देखा कि जनता के वोट से तो हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, जनता के वोट से तो हमने कांग्रेस को चुनकर भेजा है, तब उन्होंने नोट के बल पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश करी है। और जब नोट के दम पर कोई व्यक्ति सत्ता की कुर्सी हथियाता है, आप सोच लीजिए वो कभी जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। वो आपके बाद चुनने के बाद आपसे लूट घसूट करेगा, वो लूटेगा आपको, आपसे हर प्रकार से मदद मांगेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना। हम लोग राजनीति में आए हैं, कभी मन में ये भाव नहीं रहा कि हमने पैसे कमाने हैं, कभी जिंदगी में नहीं रहा। मैं राजनीति में रहा, हर पद पर रहा, लेकिन मैंने जब देखा कि ये भ्रष्ट लोग राजनीति को माध्यम बनाकर अपने लिए पैसा जुटाने का बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। मैं आपसे आशा करता हूं, आप एक एक व्यक्ति अपने मन में विश्वास करके जाइए। हमेशा अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जिन्होंने पैसे लेकर अपनी विधायकी बेची है, उनको आपको भी सबक सिखाना है। तभी ये लोग राजनीति से दूर भागेंगे। ये सेवा करने थोड़ी आए हैं, ये तो आपको लूटने आए हैं। हम लोग आए हैं सेवा करने। हम जानते हैं क्या दर्द होता है, गरीब का दर्द हम जानते हैं, पीड़ा हम जानते हैं। हमको पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग राजनीति में आकर सेवा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक बार और प्रार्थना करना चाहता हूं। हमने 1500 रुपया अपनी बहनों को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए जीवन भर के लिए दिया है। वो पैसा आपका है, आपको मिलेगा। और आने वाले समय में 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 तक हिमाचल प्रदेश